सरकार क्यों सुनेगी? सरकार को तो वोट चाहिए, सरकार को वोट्स मिल रहा है। और ये जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त क्या कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, अंधभक्त कहते हैं या अंधभक्त कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। ये तो पागल हुए जा रहा है। ये मनुवादी विचारधारा के लोग जो हर जगह पे काबिज हैं, अपने आप को मेजॉरिटी कहते हैं, इनफैक्ट दे आर इन मिनॉरिटी। देखा जाए तो आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज, लोअर कास्ट, ये मिला के जो है मेजॉरिटी बनती है। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 67 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जो बीजेपी की पार्टी से आए वो दलित समुदाय के हैं। ऐसा इमोशंस क्रिएट कर दिया जाता है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम करके पोलराइज कर दिया जाता है। तो आम हिंदू भी ये समझने लगता है कि मोदी जो है मुसलमान कोई राक्षस है और मोदी जी हमें इनसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उस भूल भुलैया में आके वो उन्हें वोट दे देता है। तो इतने खुदसर हो गए तो ये किसी की सुनेंगे क्यों? आदाब, पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में मुद्दा कोई भी हो, चाहे किसी मुद्दे पर बात करने के लिए लोगों को बोलने की जरूरत पड़े, सरकार उस पर ध्यान दे या न दे, पर कुछ आवाजें ऐसी उठती हैं हमारे बीच जिसके ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाता है। हर बार हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, बेबाकी से सरकार से सवाल भी पूछते हैं, पर सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो सरकार को सुनने पर मजबूर होना पड़ता है। आज ऐसी ही एक आवाज हमारे बीच मौजूद है। अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती साहब, जो कि हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं और आज भी एक ऐसे ही मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हैं जो कि किसानों का मुद्दा चल रहा है। क्योंकि किसान लगातार 15 दिन से सड़कों पर सरकार से डायलॉग करना चाह रहे हैं, पर सरकार उनकी आवाज को ही नजरअंदाज कर देने पर तुली है। सैयद सरवर चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे सीधे तौर पर जानना चाहूंगा, 15 दिन हो चुके हैं, सरकार के नुमाइंदों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अन्नदाता से वो बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम। इसलिए फुर्सत नहीं है भाई, आपने देखा होगा कोरोना के दिनों में जब यूपी और बिहार के लोग, मजदूर लोग पलायन करके अपने अपने मुल्क जा रहे थे, अपने अपने गांव और देहात जा रहे थे, बिहार में पैरों में छाले पड़ गए थे। और एक बात और फिर इस बारे में याद दिलाना चाहूंगा, तो 80% लोग जो रोड पे मदद कर रहे थे, रमजानों के दिन थे, वो मुस्लिम लोग थे जो खाने पानी का इनका इंतजाम कर रहे थे। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो जब ये गांव पहुंचे, इन्होंने तकलीफें उठाई, उसके बावजूद जो बिहार का इलेक्शन आया, आपने देखा बीजेपी को ज्यादा सीट्स मिली। अभी हैदराबाद में देखा 4 से 44-48 सीट्स आई। तो इनके दिमागों में ये भूसा बस चुका है कि हम कुछ भी कर लें, आवाम तो हमारे साथ है। ये इस चीज ने इनको इतना खुदसर कर दिया, इनमें इतनी अरेगेंस आ गई है। ये दो लोग जो आए हैं गुजरात से, एक ये नरेंद्र मोदी नाम की चीज प्रोग्राम किया था, और पिछले 6 साल से ये जीएसटी लेकर आए, ये पैसों का जो डिमोनेटाइजेशन लेकर आए, उसके बावजूद भी देखा नोटबंदी के लोग तो इन्हें भरपूर वोट दे रहे हैं। तो इनके दिमाग खराब हो गए। इन्होंने, हमें कौन सुनने वाला है, लास्ट में इलेक्शन में वोट तो हमें देते हैं, हमें तो वोट से मतलब है, राज से मतलब है, हमें किसी के दुख दर्द से क्या लेना था। बात इतनी सी है। और दूसरी बात ये, कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने गुजरात में भी इनको फ्लरिश किया, सेंटर में भी इनको देखें आजकल हो क्या गया है, गवर्नमेंट जितनी भी है दुनिया में 3 लोग चला रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, मीडिया एंड इंटेलिजेंस, और तमाम तरह की एस्टेब्लिशमेंट, वो तमाम इन्होंने अपनी मुट्ठी में कर ली है। अवाम की राय मीडिया क्रिएट करता है, तो मीडिया शब रोज सुबह से शाम तक जय मोदी, हर मोदी, इसी में लगा रहता है। फेक न्यूज दिखाई जा रही है, लोग उसी को सही मान रहे हैं, जो मीडिया पे आ रहा है उसी को सही माना जा रहा है। तो ये सब बातों की वजह से सरकार क्यों सुनेगी? सरकार को तो वोट चाहिए, सरकार को वोट्स मिल रहा है। और ये जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त क्या कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, अंधभक्त कहते हैं या अंधभक्त कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। ये तो पागल हुए जा रहा है। ये मनुवादी विचारधारा के लोग जो हर जगह पे काबिज हैं, अपने आप को मेजॉरिटी कहते हैं, इनफैक्ट दे आर इन मिनॉरिटी। देखा जाए तो आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज, लोअर कास्ट, ये मिला के जो है मेजॉरिटी बनती है। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 67 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जो बीजेपी की पार्टी से आए वो दलित समुदाय के हैं। ऐसा इमोशंस क्रिएट कर दिया जाता है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है
ये हिंदू मुस्लिम करके पोलराइज कर दिया जाता है, तो आम हिंदू भी ये समझने लगता है कि मोदी जो है मुसलमान कोई राक्षस है और मोदी जी हमें इनसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उस भूल भुलैया में आके वो उन्हें वोट दे देता है। तो ये इतने खुदसर हो गए तो ये किसी की सुनेंगे क्यों? जी, इसी के साथ-साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, बीते 15 दिनों से सड़कों पर हैं। हमने इससे पहले सीए एनआरसी एक मूवमेंट देश भर में खड़ा हुआ, जहाँ लोग सड़कों पर उतरे, सड़कों पर उतर करके उन्होंने नारेबाजी की और सरकार के इस काले कानून के खिलाफ आवाज भी उठाई। किसान कृषि बिल को लेकर के भी लोग सड़कों पर हैं और जब आज किसान पंजाब से एक बड़ा जत्था दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहा है, तो उन्हें खालिस्तानी करार देते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नेता हैं। जब सीए एनआरसी का विरोध होता है, मुसलमान सड़कों पर होता है, दाढ़ी टोपी देखते हैं, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उन्हें उनके वेशभूषा से पहचान लिया जाएगा और फिर यही लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं और पाकिस्तानी हैं। तो जो लोग सड़कों पर उतरेंगे सरकार के खिलाफ, तो क्या वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी और आतंकवाद से ही नवाजेंगे उन्हें? देखिए, ऐसा है, ये मनुवादी सरकार है, आरएसएस इसका कैडर है। आरएसएस के नींव तो रखी थी डॉक्टर हेडगेवार ने, लेकिन इसके असल बुनियादी आइडियोलॉग माने जाते हैं गुरु गोलवालकर। इनकी बंच ऑफ थॉट पढ़ें, वी आर नेशनहुड डिफाइन पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी मंशा क्या है। ये जो नरेंद्र मोदी ये कहता है कि इनकी वेशभूषा से पहचान लो, उसके पहले यूपी के इलेक्शन में एक बात और गई थी इस शख्स ने। वैसे हर प्राइम मिनिस्टर का नाम आदर से लेना चाहिए, लेकिन दिल से इस आदमी के लिए आदर निकलता ही नहीं है। और मेरी दिल जबान दिमाग एक ही लाइन पे चलता है, मुनाफिकत मुझ में नहीं है, हिपोक्रेसी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 800 साल की लेगेसी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने से, हम सैयद हैं असल, तो सैयद कभी किसी की लाग लपेट नहीं करता। तो उसने यूपी के इलेक्शन में एक बात और कही थी, क्या कही थी? कब्रस्तान और शमशान, याद होगा? तो इसका तो काम ही जहर उगलना, ये लोगों को पोलराइज करता है। इसे लोग जाने क्या समझ बैठे कि असल में बात यह है कि जब भी मुद्दा कोई इंडिविजुअल हो, कोई एक्टिविस्ट हो, कोई एकेडमिशियन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जब भी इनकी आंख में आंख डालकर इनकी बात को कहने की कोशिश करी कि डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या है, डिसेंट की गुंजाइश होती है, इन्होंने डिसेंट को खत्म कर दिया है। तो वो जो भी आवाज उठाएगा उसको देशद्रोह भी कह देते हैं। और एक बहुत सीधी सी बात है, प्रो पाकिस्तानी, ये तो पाकिस्तानी है। आपने देखा जेएनयू में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बच्चों को टुकड़े टुकड़े गैंग, आज तक वो साबित नहीं कर सके। और अब हमें ये लड़ाई भी टुकड़ों टुकड़ों में नहीं लड़नी है, एटा को लड़नी है इस वनुवादी, ये माइनॉरिटी वनुवादी विचारधारा से। अब यहाँ पे भी दोनों माइनॉरिटीज मेन फोकल पर, जबकि किसान मूवमेंट जो है बेसिकली उन तमाम लोगों का है जो हमारे लिए अन्न बोते हैं और अन्नदाता कहलाते हैं। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अन्नदाता है, ऑलमाइटी जिसे कहते हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, वो हमारा अन्नदाता। दुनियावी एतबार से जो जमीन में अन्न बो रहा है उसको अन्नदाता कहते हैं। तो हम सबको जो अन्न प्रोवाइड कर रहा है, हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसकी लड़ाई लड़ें। और मुसलमान भी इसी देश का अन्न खाते हैं, तो मुसलमान भी इनके साथ साथ हैं। अच्छा, चूंकि एक बड़ा जिसे कहते हैं ना एक मर्दाना रोल किसान मूवमेंट में, यूं तो सभी मर्दाना रोल प्ले कर रहे हैं, और उसमें जो एक समय वेशभूषा के हिसाब से एक सामने जो चेहरा है वो किसान, वो पंजाब सिख हजरात का है, मार्शल रेस है, सूरमा कौम है। मुसलमान और सिखों ने अंग्रेजों की लड़ाई में सब में ज्यादा रोल प्ले किया है, दोनों मार्शल रेस हैं। तो चूंकि वो सिख हैं, वो भी माइनॉरिटी में है, हम भी माइनॉरिटी में हैं, तो अब क्या करें माइनॉरिटी का? शाहीन बाग को पाकिस्तान जिंदाबाद है, जबकि शाहीन बाग यहां बस रहा है और कह रहा है शाहीन बाग, आपको पता होगा, कह रहे थे 500 रुपए में बिक रही है ये। अरे ये गैरतमंद कौम है, इसी तरह से सिख भी गैरतमंद कौम है, फार्मर्स भी गैरतमंद कौम है। उनके लिए वो कंगना रनावत क्या बोल रही है, 100 में बिक रहा है। अरे जो पालने वाले हैं वो कोई 100 रुपए में बिकेंगे? तो वहां सिख हैं तो सिखों के चेहरे सामने आएंगे, बड़ी मर्दाना लईम शहीम कौम है, तो उनको खालिस्तान से जोड़ दिया। तो इनका मामला कभी जात, कभी लव जात, कभी ये कभी वो, और मीडिया इनकी गोद में बेगैरत बैठा हुआ है। इन्होंने फोर्थ स्टेट जर्नलिज्म को इतना ज्यादा बदनाम किया है, इनको गैरत भी नहीं आती। अच्छा, गैरत आएगी क्यों? इतना माल ले लिया है कि अब क्या होगा। और आवाम जो है वो आज भी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसी हुई है। तो ये सब बातें हैं। और अवाम
सिख हिंदू मुस्लिम के उसमें फंसी हुई है, जो कि गवर्नमेंट फंसाना चाहती है। बट बीते कुछ सालों से लगातार जब नफरत देश पर बढ़ावा कर रही है, नफरत फैलाई जा रही है, लोगों पर थोपी जा रही है, तो इस बीच कई तस्वीरें ऐसी आ जाती हैं जो दिल को भी सुकून देती है। सीए एनआरसी के दौरान भी हमने देखा कि जब शाहीन बाग में मुस्लिम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सिख समुदाय के लोग आगे आए, और आज जब किसान सड़कों पर हैं तो मुस्लिम कौम बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और उनकी खिदमत भी पेश कर रही है। और इससे पहले एक इंसिडेंट अगर पंजाब के मालारकोट में देखा जाए तो 550 साल पुरानी मस्जिद को भी सिखों ने खुलाया और उसमें नमाज भी पढ़ी बाकायदा मुसलमानों के साथ में। तो किस तरीके से देखते हैं जो नफरत फैला रहे हैं और ये एकता का पैगाम आ जाता है, तो क्या सरकार के मुंह पर ये एकता का पैगाम करारा तमाचा जैसा नहीं है? सरकार एकता चाहती का है। जिस दिन एका हो गया हिंदुस्तानियों में, भारतीयों में, हिंदुस्तान नहीं कहता हूं मैं, भारतीय पासपोर्ट पे देखे, कॉन्स्टिट्यूशन में देखे, इंडिया और भारत का, हिंदुस्तान नहीं कहा, तो हिंदुस्तान कहना बंद करें, भारत कहना शुरू करें। जिस दिन भारतीयों में इत्तेहाद पैदा हो गया, अक्ल आ गई, अक्ल, इनमें अक्ल आना जरूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास तो हिंदूज का है, सब में ज्यादा नौकरियां तो इनकी कहीं कि तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार तो मिला नहीं, बचा कुचा भी चला गया। इनको दे रखा है कि देखो मुसलमानों की हम बैशिंग कर रहा है, ये कर रहा है। मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुसलमान तो अगेंस्ट ऑल और जो है सर्वाइव करता है, ऊपर जाता है, और हम तो ऊपर जा ही रहे हैं। अब आप मेरे ख्याल से ये सवाल करना चाह रहे हैं, किसानों का तो साथ दे ही रहे हैं मुसलमान, गालिबन ये सवाल करना चाह रहे हैं, सिखों और मुसलमानों की यूनिटी की बात करना चाह रहे हैं आप, ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? सिख मुस्लिम यूनिटी जो लगातार सामने आ रही है, एकता का पैगाम दे रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, सिखों के और मुसलमानों के दर्द देखें, वो दर्द कैसे है कि दे आर ऑन द सेम पिच। उनके साथ 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार है, हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल, जिसकी नींव मियां मीर ने रखी थी, कादरी सिलसिले के बुजुर्ग थे, जिनके के मुरीद दारो शिखो भी थे। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, शहादत 1992, एक दर्द। 1984 में दिल्ली में सिखों के साथ जुल्म सितम, गुजरात 2002 प्रोग्राम, मुसलमानों के साथ जुल्म सितम, शाहीन बाग पे झूठा इल्जाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस मूवमेंट में खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारों से, और दोनों ही सूरमा कौम, दोनों ही ब्रिटिशर्स से जम के लड़े, दोनों की वेशभूषाएं एक सी, इनकी औरतों की और हमारी औरतों का लिबास एक जैसा। पंजाब से बड़े बड़े शायर पैदा हुए, अल्लामा इकबाल से लेके हफीज जलंधरी से, साहिल लुधियानवी से, हबीब जालिब से लेके बड़े बड़े शायर पैदा हुए। तो हमारे मामला एक जैसे हैं, हमारे में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, तो वो स्वाभाविक है। और फिर देखें शाहीन बाग का जब मूवमेंट चला, सीए एनआरसी का, सिख भाइयों ने हमारा साथ दिया, इधर हम इनका साथ दे रहे हैं। तो हमारा जो है ना, एक यूं समझ लें कि जीन्स मिल रहा है, हमारे डीएनए कहीं ना कहीं मेल खा रहा है। कौन सा वाला डीएनए? हुर्मत का, उसका हुर्रियत का, आजादी का जो हमें जज्बा है, हम किसी का गले में पट्टा नहीं डालते, ठीक है ना, बहादुरी का, हमारे कल्चर का, हमारी वेशभूषा का, हमारे दुख का, हमारे दर्द का। और दोनों ही माइनॉरिटीज हैं, और दोनों ही ने देश के लिए सब में ज्यादा अपना योगदान दिया, और दोनों पे ही वो लोग जुल्म कर रहा है, वो लोग देशभक्त बता रहे हैं अपने आप को, जो कोई अंग्रेजों के पिट्टू हुआ करते थे। क्या तजाद है? तो ये क्या पैराडॉक्स है। लेकिन ये चीजें ज्यादा नहीं चलेंगी, क्योंकि अगर माना जाए तो सिखों का और मुस्लिमों का दुख दर्द वेशभूषा से लेकर के सब चीज मिलती जुलती है, और लगातार नफरती सरकार जब बढ़ावा देती है इन चीजों को तो ये एकता का पैगाम सामने आ जाता है। पर इस बीच में लेकिन एक बात और अर्ज कर दूं मैं आपसे, जी, एक मुसलमान इस वक्त सिर्फ सिखों के साथ ही नहीं, पूरी फार्मर्स कम्युनिटी के साथ है, क्योंकि हमें ये एहसास है कि हम इस देश का अन्न खाते हैं और ये अन्न बोते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हक के साथ हों। ये हक परस्त कौम है। जी जिशी साहब, मैं यहाँ एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा है, इतिहासों में लिखा गया है कि जो देश के उलेमा थे उन्होंने आजादी के लिए फांसी ले ली, लोगों को फांसी दिया गया। बट आज के दौर को देखा जाए तो लगातार सड़कों पर लोग हैं, पर
कोई भी उलेमा आकर के उन लोगों के लिए स्टैंड नहीं लेने को तैयार है, कोई अगर इस पर बोलने को तैयार नहीं है। अगर कोई एक बेसिक टॉपिक आ जाता है तो उसको चूज कर लेते हैं, फिर उसको राय का पहाड़ बना करके मीडिया द्वारा पेश किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो देश के उलेमाए करीम हैं, तमाम बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वो आखिरकार इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? वो उलमा मशाइख दोनों थे। हजरत फजले हक खैराबादी चिश्ती, इमदादुल्लाह माजिद मक्की, ये उलमा और मशाइख थे दोनों। पहले के उलमा मशाइख भी होते थे, वो हक परस्त थे, हक गो थे। आज के उलमा और मशाइख मसलहत परवर हैं। कुछ तो इनमें तंजीम नाम नेहात की बनाकर मशाइख इनकी गोदी में बैठ गए। किसकी गोदी? मीडिया की और इनकी जो जिसको क्या कहते हैं, गोडसे की सोच विचारधारा वालों की। कुछ ने खामोशी इख्तियार कर ली है। अपन तो नजराने गमाओ, अपनों को क्या है। बड़े बड़े अलकाब, बड़े बड़े पग बांधे हुए लोग हैं, ना जाने कौन कौन से अलकाब हैं। बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज, मच्छर मारा नहीं है, और अलकाब गाजी मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत और फला और ढिमकाना। और ये लोग, पता है, मैं नाम नहीं जानता उनके, ये अलकाब किन के साथ लगाए जाते हैं, मुझे नाम आज भी नहीं मालूम है। लोग इस तरह के अलकाबात सामने आते हैं। तो वो उलमाए दीन, वो मशाइख इस्लाम, वो हक परस्त थे, अल्लाह से डरने वाले थे। ये बातिल परस्त थे, बातिल के साथ हैं, या ये खामोश। ये बड़ा अलमिया है। खैर, जो बर्रे सगीर में इस्लाम लाए, जो जिस गुम्मत में तमाम गुम्मत बर्रे सगीर के समाये में, वो गुम्मत ख्वाजा गरीब नवाज का। तो ख्वाजा गरीब नवाज की चौकट से, अल्लाह की मर्जी से, बिना अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं होता है। अल्लाह की मर्जी से ये गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज सैयद सरवर चिश्ती तो अपनी आवाज़ बुलंद करता है और आवाज़ पहुँचती। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर उलमा और मशाइख अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि कब्र सामने अल्लाह को जाके जवाब देना है। और इस वतन से वतन परस्ती का सबूत यही है कि अगर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, आइन और संविधान के खिलाफ सीए बना, उसमें भी हमने आवाज़ बुलंद करी। अरे हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, सबके लिए था। और आज जब किसानों का मामला है, तब भी हम आवाज़ बुलंद करें। यही देशभक्ति है, यही देशभक्ति है। जो मुसलमान देशभक्त होने की आवाज़ें लगाते हैं, वो सीएनआरसी में सीएनआरसी की हिमायत कर रहे थे, आज किसान मूवमेंट में चुम है। तो कौन से देशभक्त हैं भाई? देशभक्त तो हम हैं। और हमारी तो 800 साल की रवायत है ख्वाजगान चिश्त की। हमसे बड़ा देशभक्त वतन परस्त कौन? ये जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, जो कंपोजिट कल्चर है, ये गंगा जमनी तहजीब है, ये सांप्रदायिक सौहार्द है, ये कम्युनल हार्मनी है, ये मजहबी हमाहंगी है, ये हमारे अकाबरीन और असलाफ, हमारे ख्वाजगान चिश्त की तो देन है। हमसे जब यहाँ सुनामी आई तो हम डोनेशन देते हैं। कारगिल का युद्ध हुआ, सब में पहले अजमेर में जाके मैंने ब्लड दिया, और बहुत सारी बातें हुई। चाइना वॉर में हमने मदद की। तो हम तो देशभक्त भी हैं, वतन परस्त हैं, और उसके साथ साथ हर कौम मिल्लत पे किसी पे भी कोई परेशानी आएगी, बोलना हमारा फर्ज है, बिलउमूम और बिलखुसूस मुसलमानों के मामले को लेकर।